शहनाइयों की गूंज से पूरा चतुर्वेदी निवास गूंज रहा था। हर तरफ रोशनी थी, हंसी थी और खुशियां थी। लेकिन उस भारी बनारसी घूंघट और सुनहरे लहंगे के पीछे छुपा मेरा दिल किसी बेजुबान परिंदे की तरह कांप रहा था। मेरा नाम मीनाक्षी है। दुनिया की नजरों में मैं एक बेहद खुशनसीब दुल्हन थी, जो इलाके के सबसे अमीर और रसूखदार घर की बहू बनने जा रही थी। लेकिन इस चमक धमक के पीछे की कड़वी हकीकत से कोई वाकिफ नहीं था। मैं अनाथ थी। बचपन में एक सड़क हादसे ने मेरे माता पिता को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया था। मेरे सारे मामा मामी मुझे अपने घर ले आए। मुझे लगा यह उनका प्यार था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई समझ आया कि वह कोई पारिवारिक प्रेम नहीं बल्कि एक व्यापारिक योजना थी। उन्होंने मुझसे घर की मुफ्त नौकरानी की तरह काम कराया। वे अक्सर बंद कमरों में बात करते थे कि जब यह लड़की जवान हो जाएगी तो इसकी शादी किसी ऐसे जरूरतमंद अमीर से कर देंगे जो इसके बदले मोटी रकम दे सके। और आखिरकार मेरी जिंदगी का वह दिन आ गया। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की थी जब मामा ने मेरी शादी मुझसे 10 साल बड़े संदीप जी से तय कर दी। संदीप जी की पहली पत्नी उनके सीधे स्वभाव का फायदा उठाकर घर के आपसी कलह की वजह से उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। उनकी माँ यानी मेरी होने वाली सास बेलकी देवी को अपने आलीशान घर के कामकाज के लिए एक ऐसी बहू चाहिए थी जो बिना कोई सवाल किए दिन रात कोल्हू के बैल की तरह खट सके। मामा ने मोटी रकम लेकर मुझे विदा कर दिया। जब मैं डोली से उतरकर अपनी ससुराल की दहलीज पर खड़ी हुई तो वहाँ का माहौल किसी ठंडी रात जैसा था। गृह प्रवेश की रस्में खत्म होते ही जब मैं सास के पैर छूने झुकी तो आशीर्वाद की जगह उनके मुंह से तीखे तीर छूटे। उन्होंने मेरा घूंघट झटके से पीछे करते हुए कहा, यह नाटक मेरे सामने मत करना। भारी रकम देकर तुम्हारे लालची मामा से तुम्हें खरीद कर लाई हूँ। यहाँ कोई ऐश करने की जरूरत नहीं है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के सन्नाटे तक अगर मेरी उंगली के इशारे पर नहीं नाची तो सीधा कर दूंगी। मैं डर से पूरी तरह सहम गई। आंसुओं की धार बहने लगी। मैं सुबकती हुई उस सजे हुए कमरे के एक कोने में फर्श पर बैठ गई जो मेरी सुहागरात का कमरा था। कमरे में मोगरे के फूलों की महक थी, लेकिन मेरे लिए वह कमरा किसी जेल के तहखाने जैसा खौफनाक लग रहा था। मैं अपने घुटनों में सिर झुकाकर अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रही थी। कुछ देर बाद कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा खुला और संदीप जी अंदर आए। उनके भारी कदमों की आहट सुनते ही डर के मारे मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मुझे लगा कि अत्याचार का दूसरा अध्याय शुरू होने वाला है। वह अमीर घर के इकलौते बेटे थे, जाने उनका मिजाज कैसा होगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। संदीप जी ने जब मेरा रोता हुआ चेहरा देखा तो उनके चेहरे के घाव पिघल गए। वह बहुत ही शांत और मीठी आवाज में बोले, मीनाक्षी, तुम इस तरह डर क्यों रही हो? मैं कोई जानवर नहीं हूँ। उठो, अपना ये भारी घूंघट हटाओ और पहले कुछ खा लो। तुमने सुबह से एक निवाला भी नहीं तोड़ा होगा। उनकी आवाज ने जो अपनापन और सम्मान था, उसने मेरे दिल के डर को एक पल में सोख लिया। मैंने धीरे से अपनी पलकें उठाई। संदीप जी ने पास ही रखी मेज से पानी का गिलास उठाया और बड़े प्यार से मेरी तरफ बढ़ा दिया। वह मेरे बिल्कुल करीब बैठ गए। उनके शरीर की मर्दाना गर्माहट और उनके इत्र की भीनी खुशबू ने कमरे के तनाव को एकदम रोमांटिक और सुकूनदेह बना दिया। उन्होंने बहुत ही कोमलता से मेरा बर्फ जैसा ठंडा हाथ अपने मजबूत हाथों में ले लिया। उनके उस स्पर्श में एक ऐसा जादुई एहसास था जिसने मुझे जीवन में पहली बार पूरी तरह सुरक्षित महसूस कराया। वह मेरी आंखों में सीधे देखते हुए बोले, मीनाक्षी, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ बहुत सख्त मिजाज की औरत है। उन्होंने बाहर तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरी पहली पत्नी भी माँ की किसी सख्ती की वजह से मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम तो अभी बहुत छोटी हो। मैं तुम्हें इस घर की दासी कभी नहीं बनने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने का पूरा अधिकार, सम्मान और प्यार दूंगा। आज के बाद खुद को अनाथ मत समझना। जब तक मैं हूँ तुम मेरी दुनिया हो। संदीप जी के यह शब्द मेरे गहरे जख्मों पर ठंडे मरहम की तरह काम कर गए। सालों बाद किसी इंसान ने मुझे अपने दिल की वाणी बनाया था। जब उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर मेरे माथे को चूमा तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी के काले बादल छंट चुके हैं।
वह रात हमारे बीच एक खूबसूरत, पवित्र और सच्चे वैवाहिक प्रेम की शुरुआत थी। संदीप जी ने उस रात मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि मेरे सिर को अपने सीने पर रखकर मुझे सुला दिया। उनकी धड़कनों की आवाज मेरे लिए मधुर संगीत जैसी थी। संदीप जी का प्यार जहां मेरे लिए शीतल था, वहीं मेरी सास का व्यवहार दिन ब दिन और ज्यादा हिंसक होता जा रहा था। वह बहुत चालाक थी। संदीप जी जब तक घर में रहते, वह बहुत शांत और बीमार बनने का नाटक करती, लेकिन जैसे ही सुबह वह अपनी सरकारी नौकरी के लिए घर से बाहर पैर रखते, सास का असली रूप सामने आ जाता। उनकी बेटी यानी मेरी ननंद कामिनी भी अपनी माँ के सुर में सुर मिलाती थी। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे ही हो जाती थी। सास चिल्लाकर कहती, एक अलमुही उठ, बहुत सो लिया, मुफ्त की रोटियों पर जाकर भैंसों का गोबर उठा और कबीला साफ कर। कड़कड़ाती ठंड हो या तपती दोपहर, मुझे सबसे पहले पशुओं का वह भारी काम करना पड़ता। उसके बाद पूरे बड़े घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और पूरे परिवार के लिए खाना बनाना। मेरी सास सारा दिन चारपाई पर लेटी रहती और मुझ पर हुक्म चलाती रहती। काम में जरा सी भी ऊंच नीच होने पर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। अगर कभी रोटी थोड़ी सी भी जल जाती तो वह चिल्लाने लगती, खानदान को जहर देना चाहती है, और रसोई में आकर मेरे बालों को अपने हाथों में जकड़ लेती और मुझे पूरे आंगन में बेरहमी से घसीटती थी। मेरे शरीर पर नीले निशान पड़ जाते थे, लेकिन मैं चीख भी नहीं पाती थी, क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी कि अगर संदीप को कुछ बताया तो वह मुझे जान से मार देंगी। जब शाम को संदीप जी थक कर वापस आते तो मेरी सास पहले ही झूठे आंसू बहाती हुई दरवाजे पर बैठ जाती थी। वह संदीप जी को देखते ही कहती, देख बेटे, कैसी कुलसनी लड़की से मेरा ब्याह करवा दिया। आज को इसने जानबूझकर सब्जी जला दी और जब मैंने पोका तो मुझे मारने दौड़ी। इसे मार पीट कर सीधा रख। लेकिन संदीप जी बहुत ही समझदार इंसान थे। वह अपनी माँ के झूठ को अच्छी तरह से पहचानते थे। वह माँ की किसी भी बात का कोई तीखा जवाब नहीं देते थे ताकि घर का माहौल खराब न हो। वह खामोशी से माते और शांत रहकर खाना खाते, लेकिन उनकी नजरें हर वक्त मुझे ढूंढती थी। जब रात के 11 बज के और माँ अपने कमरे में सो जाती, कब संदीप जी दबे पांव हमारे कमरे में आते। उनकी आंखों में मेरे लिए जो कड़क होती थी वह बयां नहीं की जा सकती। वह आते ही मुझे अपनी बाहों में कसकर भींच लेते। वह बहुत ही दुखी आवाज में पूछते, मीनाक्षी मेरी जान, मुझे सच सच बताओ, आज माँ ने फिर से तुम पर हाथ उठाया है ना? मैं उनके सामने मुंह से कुछ नहीं बोलती थी ताकि उनका दिल न दुखे, बस खामोशी से मोड़ते हुए अपनी सोती कम ईज की आस्तीन ऊपर कर देती थी। मेरी नाजुक कलाइयों पर लाठियों के काले नीले निशान देखकर संदीप जी की आंखों से आंसू छलक पड़ते थे। वह तड़प कर उन निशानों पर अपने गर्म होठ रख देते, उन्हें चूमते और सहलाते हुए कहते, मैं अपनी इस बेसी पर जितना रोऊं कम है मीनाक्षी। वह मेरी सभी माँ है, मैं उन पर हाथ नहीं उठा आ सकता, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे इस दर्द को देखकर लहूलुहान हो जाता है। मैं वादा करता हूँ, मैं जीते जी तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी इज्जत हो। संदीप जी का यही अटूट, सच्चा और गहरा रोमांटिक प्यार रात के उस बंद कमरे में मेरे सारे दिन भर के जख्मों को सुखा देता था। उनका आलिंगन, उनकी सांसों की सरसराहट और रात भर मेरे बालों में उनकी उंगलियों का फिरना मेरे सारे दर्द को सोख लेता था। वह रात भर मुझे अपने सीने से सटाकर रखते थे। उनका यही प्यार मुझे अगले दिन के जुल्मों से लड़ने की एक नई ताकत दे देता था। हमारी शादी को पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन इस पूरे 1 साल में मेरी बहुत सुनी रही। यह बात मेरी सास के लिए मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का एक नए हथियार बन गई। अब वह मुझे भरे समाज में बांझ और मनहूस कहकर पुकारने लगी थी। एक दोपहर जब मैं गन में कड़कती धूप में बैठकर थाली चादरें धो रही थी, तो सास अचानक पीछे से दबे पांव आई। उनके हाथ में भैंसों को हाँकने वाला एक भारी लकड़ी का डंडा था। उन्होंने बिना कुछ कहे पूरी ताकत से वह डंडा मेरे गीले हाथों पर दे मारा। दर्द की एक ऐसी तेज लहर दौड़ी कि मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। मैं वही पानी से इसने फर्श पर गिर पड़ी। वह एक राक्षसी हंसी हंसते हुए चिल्लाई,
क्यों चिल्ला रही है रीरान? पूरा 1 साल हो गया इस घर का अन्न कोड़ते हुए, एक वारिस तक नहीं दे सकी इस खानदान को। बांझ कहीं की, तो मेरे बेटे की नस्ल को खत्म करने आई है। मैंने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए। माँ जी, भगवान के लिए मुझ पर रहम कीजिए। औलाद होना या ना होना तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसमें मेरी क्या गलती है? जुबान लड़ाती है मेरे सामने। वह और तेज चीखी, अगर तेरे दस्कर कुछ में ही है तो निकल जा मेरे इस घर से। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। तू तो बस इस भर की मनहूसियत है। उसी शाम जब संदीप जी काम से वापस घर आए तो सास ने अपनी अंतिम शर्त उनके सामने रख दी। संदीप, आज तुझे फैसला करना होगा। इस घर में या तो यह बांझ लड़की रहेगी या फिर तेरी यह बूढ़ी माँ। अगर ये लड़की तुझे औलाद नहीं दे सकती तो इसे इसी वक्त धक्के मारकर बाहर निकाल और दूसरा ब्याह कर। संदीप जी ने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं रसोई के दरवाजे की चौखट पर खड़ी थरथर कांप रही थी। संदीप जी धीरे धीरे उठे। उस वक्त उनके चेहरे पर एक फौलादी दृढ़ता थी। वह अपनी माँ के बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में कहा, माँ, बहुत हो गया। आज के बाद अगर तुमने मीनाक्षी के खिलाफ एक भी अपशब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानना चाहती हो ना कि 1 साल में औलाद क्यों नहीं हुई? तुम इसे बांझ कहकर पूरी दुनिया ने बदनाम कर रही हो, तो कान खोलकर सुन लो। माँ, शहर के बड़े डॉक्टर ने मेरी पूरी जांच करने के बाद साफ कह दिया है कि कमी मुझ में है, मीनाक्षी में नहीं। यह बेचारी बेकसूर होकर भी तुम्हारी लातें सह रही है ताकि मेरी इज्जत बची रहे। अगर मैं 10 शादियां भी कर लूं, कभी मैं जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता। यह सुनते ही मेरी सास के पैरों तले से जमीन खिसक गई, असन्न रह गई। लेकिन अपनी हार स्वीकार करने के बजाय वो और ज्यादा आग बबूला हो गई। इस कल की आई छोकरी ने तुझ पर ऐसा क्या टोटका कर दिया है कि तू अपनी सगी माँ को ही झूठा साबित करने पर तुला है? संदीप जी ने पूरी ताकत से कहा, नहीं माँ, ये हकीकत है और मैं अपनी मीनाक्षी को इस घर से कभी नहीं निकालूंगा। यह मेरी पत्नी है और मेरे मरते बन तक इसी घर में शान से रहेगी। आपको इसके साथ ही गुजारा करना होगा, वरना मैं खुद इसे लेकर अलग घर बसा लूंगा। संदीप जी की आवाज में एक ऐसा फौलादी फैसला था कि मेरी सास पहली बार चाहकर भी आगे कुछ बोल नहीं पाई। वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। संदीप जी तुरंत मेरे पास आए। उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरे आंसू पोंछे। उन्होंने मुझे अपने सीने की सुरक्षित गर्माहट में पूरी तरह समेट लिया। वह धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाए, तुम रोया मत करो मीनाक्षी। जब तक मैं जिंदा हूँ, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती। तुमने मेरी कमजोरी को छुपाने के लिए इतने जुल्म सहे। मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था। वह वाकई मेरे लिए एक ऐसी मजबूत चट्टान बनकर खड़े हो गए थे जिसके रह के मुझे दुनिया के किसी भी तूफान से डर नहीं लगता था। अगले कुछ महीने अजीब से तनाव और सन्नाटे ने गुजरे। सास का गुस्सा तल नहीं हुआ था, लेकिन संदीप जी की चेतावनी के बाद वह थोड़ी सावधान हो गई थी। फिर वह मनहूस दिन आया जिसने मेरी हंसती खेलती दुनिया को एक पल में उजाड़ कर रख दिया। सुबह के समय संदीप जी अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने हमेशा की तरह उनके लिए गरम पराठे बनाए और उनका टिफिन पैक किया, लेकिन उस दिन उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान गायब थी। वह तैयार होकर मुख्य दरवाजे तक गए, फिर अचानक रुके और पलटे। वह वापस मेरे पास आए। उन्होंने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और बहुत गहराई से मेरी आंखों में देखते हुए बोले, मीनाक्षी, अपना बहुत ख्याल रखना। आज सुबह से ही न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम खुद को संभाल पाओगी ना? वादा करो कि तुम हिम्मत नहीं हारोगी। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने तुरंत अपने कांपते हुए हाथ उनके होठों पर रख दिए। ऐसी मनहूस बातें मत कीजिए संदीप जी। आपके सिवा इस पूरी कायनात में मेरा रही कौन? आप ही मेरी दुनिया है। आपके बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उन्होंने मेरे हाथ को अपने होठों से लगा लिया और बोले, पगली, मौत को आनी ही है, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। बस यही सोचकर तो मेरा दिल और ज्यादा डरता है कि अगर मैं नहीं रहा तो इस जालिम दुनिया के सामने तुम्हारा क्या होगा।
हाँ, और कामिनी तुम्हें जीने नहीं देंगी। उन्होंने आखिरी बार मेरे सिर पर अपना हाथ फेरा, मुझे अपने सीने से लगाया, मेरे माथे पर चूमा और भारी कदमों से बाहर चले गए। मैं दरवाजे की चौखट पर खड़ी उन्हें तब तक देखती रही जब तक कि वह ओझल नहीं हो गए। मुझे क्या खबर थी कि यह उनका आखिरी दीदार था। दोपहर का वक्त था। मैं रसोई में काम कर रही थी कि अचानक बाहर गली में एक बहुत बड़ा शोर उठा। लोगों की तेज और डरी हुई आवाजें आने लगी। कोई चिल्ला रहा था, अरे संदीप चतुर्वेदी का घर कौन सा है? गजब हो गया भाई, बहुत बड़ा हादसा हो गया। यह सुनते ही जैसे मेरे हाथ से बर्तन छूटकर फर्श पर गिर गया। मैं नंगे पैर पागलों की तरह बाहर की तरफ भागी। बाहर पूरा बांग इकट्ठा था। उनमें से एक आदमी जो संदीप जी के दफ्तर का ही था आगे हुआ और बोला, अम्मा जी अपना दिल मजबूत कर लो, बहुत अनर्थ हो गया। तुम्हारे बेटे संदीप की मोटरसाइकिल को हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने सीधी टक्कर मार दी। वह मौके पर ही हम सबको छोड़कर चले गए। उस अधूरे वाक्य ने ही मेरे कानों ने पिघला हुआ तेजाब डाल दिया था। मेरी सांस ने एक आसमान हिला देने वाली चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ी। मेरी आंखों के आगे एक गहरा अंधेरा छा गया। वह मजबूत चट्टान जो मेरे और इस जालिम दुनिया के बीच में ढाल बनकर खड़ी थी, वह एक पल में जमींदोज हो चुकी थी। मैं बेजान होकर वहीं आंगन की धूल में गिर पड़ी। मेरा सांस चल रहा था, लेकिन मेरी रूह जैसे संदीप जी के साथ ही चली गई थी। मेरी सास रोती चिल्लाती हुई मेरी तरफ लपकी। उन्होंने मेरे कुर्ते को पकड़ा और मुझे बेरहमी से झकोरने लगी। खा गई मेरे इकलौते बेटे को, डायन कहीं की कुलच्छनी। मेरा शेर जैसा बेटा सुबह मुस्कुराता हुआ घर से निकला था, लेकिन तेरी मनहूसियत ने उसे निगल लिया। जा, निकल जा मेरे घर से। मोहल्ले की औरतों ने बीच बचाव किया, तब जाकर मुझे उनके चंबुल से छुड़ाया गया। मैं किसी पत्थर की मूरत की तरह एक कोने में बैठ गई। मेरे आंसू सूख चुके थे। कानों में सिर्फ संदीप जी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई इस घर से नहीं निकाल सकता। लेकिन अब वह खुद ही जिंदा नहीं थे। मैं पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। संदीप जी के अंतिम संस्कार के ठीक दूसरे ही दिन उनके सरकारी दफ्तर के कुछ बड़े अधिकारी हमारे घर आए। ये सब शोक व्यक्त करने और दफ्तर की कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने आए थे, ताकि परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। उनमें से एक वरिष्ठ अधिकारी ने फाइल निकाली और मेरी सास से कहा, अम्मा जी यह संदीप के लाइफ इंश्योरेंस की राशि और उसकी सरकारी पेंशन के कागजात हैं। चूंकि वह शादीशुदा था, इसलिए कानूनी नियमों के मुताबिक इस पेंशन और मिलने वाली बड़ी रकम पर उसकी पत्नी मीनाक्षी का हक है। पेंशन और मोटी रकम का नाम सुनते ही मेरी सास के कान खड़े हो गए। वह झट से अपने आंसू पोंछकर बोली, अरे साहब ये लड़की तो अनपढ़ है, इसे कागजों की क्या समझ। संदीप मेरा सगा बेटा था, इस घर की मुखिया मैं हूँ। आप यह सारे कागजात और कैसे मुझे सौंप दीजिए। अधिकारी ने कहा, नहीं अम्मा जी, नियमों के मुताबिक इस सरकारी फाइल पर संदीप की कानूनी पत्नी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होना अनिवार्य है, तभी विभाग पैसे जारी कर पाएगा। यह सुनकर मेरी सास ने मुझे एक खूंखार नजर से घूरा। उसने अपने दांत पीसते हुए दबी आवाज में मुझसे कहा, मीनाक्षी चुपचाप इस कागज पर अपना अंगूठा लगा, और खबरदार जो सरकारी दाबू के सामने मुंह खोलने की कोशिश भी की तो इसी वक्त घर से धक्के देकर निकाल दूंगी। मैंने कांपते हुए हाथों से उस स्याही के पैड पर अपना अंगूठा डुबोया और कागज पर अपना निशान दे दिया। अधिकारी ने वह लिफाफा मेरी सास के हाथ में थमाया और वहां से चले गए। जैसे ही वे लोग बाहर निकले, सास का पूरा रंग ही बदल गया। उसने वह लिफाफा अपनी छाती से चिपका लिया और नफरत से बोली, यह मेरे बेटे के खून पसीने की कमाई है। आज के बाद हर महीने जो भी पेंशन आएगी उस पर सिर्फ मेवा और मेरी बेटी का हक होगा। तुझे बस 2 वक्त की सूखी रोटी मिलेगी, वह भी तब जब तू बिना मुंह खोले इस घर की नौंडी बनकर रहेगी। दिन महीनों में बदलने लगे। हर महीने एक तय मोटी रकम पेंशन के रूप में समस्त के बैंक खाते में आने लगी, लेकिन मुझे उस पैसे में से 1 रुपया भी नसीब नहीं होता था। घर का सारा भारी काम करने के बाद भी मुझे भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। मुझे हमेशा रसोई के कोने में बची खुची सूखी और बासी रोटियां दी जाती थीं। एक रात भूख के मारे मेरे पेट में असहनीय मरोड़ उठ रहे थे।
मैं दबे पांव रसोई में गई कि शायद कोई बची खोची सूखी रोटी मिल जाए। जैसे ही मैंने बर्तन का ढक्कन हटाकर रोटी का टुकड़ा उठाया, अचानक पीछे से मेरी सास किसी साए की तरह आ टपकी। उसने जोर से चिल्लाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। चोर कहीं की, अब तू इस घर में चोरी कर उतर आई है, तू हमारे हिस्से का अनाज खा रही है। मैंने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए। माँ जी, भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए। कल दोपहर से मैंने अन्न का एक दाना नहीं चखा है। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, थोड़ा सा खाना खा लेने दीजिए। लेकिन उस पत्थर दिन औरत पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मेरे हाथ से वह रोटी का टुकड़ा छीना और सामने कड़े कूड़ेदान में फेंक दिया। गुर्राई, यह रोटी लें, गली के कुत्तों को डाल दूंगी, लेकिन तू जैसी मनहूस को नहीं दूंगी। इतने में मेरी ननंद कामिनी भी वहां आई। क्या हुआ मम्मी, क्यों तमाशा लगा रखा है इस चोरनी ने? सास ने मुझे डांट कर भगा दिया। दफा हो जाए मेरी नजरों से। उस रात भी मैं भूखे पेट फर्श पर पड़ी सिसकती रही और रोते रोते संदीप जी की तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। कुछ महीने और बीते। एक दिन घर में अजीब सी हलचल थी। सास बहुत खुश थी क्योंकि उनके दामाद जी यानी आशीष देहरादून से आ रहे थे। ननंद ने आकर मुझे सख्त हिदायत दी, और हाँ, इस सफेद कोरी साड़ी के अलावा कुछ मत पहनना, तेरे पति से जितना हो सके दूर रहना। मैंने सिर झुकाकर कहा, जी ठीक है। मैंने दिन रात एक करके पूरा घर साफ किया और बहुत अच्छा खाना तैयार किया। आशीष घर आ चुका था, लेकिन आशीष की नजरें कुछ और ही ढूंढ रही थी। वह जब भी मुझे देखता, उसकी आंखों में एक अजीब सी वासना साफ नजर आती थी। वह जानबुझाकर रसोई के चक्कर लगा था। जब मैं बर्तन मांज रही होती तो वह पीछे आकर खड़ा हो जाता और कहता, मीनाक्षी, संदीप भाई तो चले गए, अब इस जवानी को यूं कोने में क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं डर के मारे अपने कमरे में छिप जाती थी, लेकिन मेरी यह खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मेरी ननंद कामिनी ने एक दिन आशीष को रसोई के पास मेरे साथ बात करने की कोशिश करते हुए देख लिया था। उसका शक 7वें आसमान पर पहुंच गया। आशीष के आने से ठीक एक दिन बाद मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वहाँ कामिनी भी बैठी थी। दोनों के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। सास बोली, मीनाक्षी, मैंने और मेरी बेटी ने एक फैसला किया है। तेरा यह सुंदर चेहरा और यह जवान उम्र देखकर मेरी बेटी बहुत परेशान है। उसे डर है कि कहीं तेरे इस रूप के जाल में उसके पति का ध्यान न भटक जाए। जो लड़की अपने पति को खा गई, वह अपनी ननंद का सुहाग उजाड़ने में देर नहीं लगाएगी। तू आज और इसी वक्त इस घर से निकल जा। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कांपते हुए कहा, माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो हमेशा अपनी सीमा में रहती हूँ, मुझे मत निकालिए। चुप कर। उसने बेदर्दी से मुझे एक लात मारी, मेरा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए मुझे मुख्य दरवाजे तक ले आई। उसने मेरा एक छोटा सा कपड़ों का थैला बाहर बरी की धूल में फेंक दिया और मुझे एक जोरदार धक्का देकर बाहर निकाल दिया। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मैं तपती दोपहर में नंगे पैर गली की जलती हुई धूल में पड़ी थी। धक्का लगने के कारण मेरे घुटने छिल चुके थे। मैंने उठकर पागलों की तरह उस बंद दरवाजे को पीटना शुरू किया। माँ जी, दरवाजा खोलिए, संदीप जी की कसम, आपको दरवाजा खोलिए। कई घंटे बीत गए। शाम ढलने को थी जब मुख्य गली के एक बुजुर्ग राम शरण जी वहां से गुजरे। उन्होंने मुझे इस हाल में देखा तो उनका दिल कसीज गया। उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद सास ने दरवाजा खोला। राम शरण जी ने कड़े लहजे में कहा, यह लड़की तुम्हारे स्वर्गीय बेटे की पत्नी है। तुम इसे इस तरह सड़क पर लावारिस नहीं छोड़ सकती। अगर तुमने इसे घर में नहीं रखा तो हम अभी पुलिस को फोन करने कर मजबूर हो जाएंगे। पुलिस का नाम सुनते ही मेरी सास के चेहरे की हवाइयां पड़ गईं। वह जानती थी कि वह संदीप की पेंशन का पैसा गैर कानूनी तरीके से हड़प कर बैठी है। उसने तुरंत पैंतरा बदला और बोली, अरे भाई साहब, मैं इसे निकाल थोड़ी न रही थी। बात बस इतनी है कि घर में जगह कम है। गांव के बाहर मेरे ससुर जी की वह पुरानी हवेली है, यह वहां जाकर रह सकती है। यह सुनते ही वहां खड़े लोगों के बीच एक सन्नाटा कसर गया। एक औरत ने कहा, अरे देव की बहन, वह हवेली तो सालों से वीरान पड़ी है, खंडहर हो चुकी है।
वहाँ दिन में भी कोई नहीं जाता। इस अकेली लड़की को वहाँ कैसे भेज सकती हो? सास ने कहा, मेरे पास कोई नहीं एक जगह है, रहना है तो रहे, वरना जहाँ मर्जी जाए। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने अपने आंसू पोंछे और कहा, मुझे मंजूर है, मैं वही रहूंगी। सास ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर माँ के बाहर की तरफ चल दी। जब हम उस हवेली के सामने पहुंचे तो मेरी रूह कांप गई। वह एक बहुत पुरानी जर्जर इमारत थी। यहाँ चारों तरफ कंटीली झाड़ियां उगी हुई थीं। सास ने भारी दरवाजे को धक्का दिया जो चरमराहट के साथ खुला। अंदर से चमगादड़ों का एक झुंड बाहर निकला। सास ने मुझे अंदर धक्का दिया और बोली, यह लो तुम्हारा महल, अब यहीं रहो, और सुनो, दोबारा मेरे घर की तरफ कदम मत बढ़ाना। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गई और पीछे से भारी दरवाजा बंद हो गया। मैं उस खौफनाक अंधेरी हवेली के अंदर में अकेली खड़ी थी। हवा के झोंकों से टूटी हुई खिड़कियां खटखटा रही थीं। मैंने डर के मारे एक कोने में घुटनों के बल बैठकर अपना सिर छुपा लिया और पूरी रात जागकर ईश्वर को याद करती रही। मुझे लगा जैसे संदीप जी हवा बनकर कह रहे हों, डरो मत मीनाक्षी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी फैली तो मेरा डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन भूख ने दस्तक दे दी थी। मैं काम की तलाश में गांव की तरफ निकल पड़ी। मैं जिस भी गली से गुजरती, लोग मुझे देखकर कानाफूसी करने लगते। देखो, यह वही है जो उस भूतिया हवेली में रह रही है, पति को खा जाने वाली मनहूस। मैंने उन कानों पर अपने कान बंद कर लिए। मैं चलते चलते गांव के एक बड़े मकान के सामने पहुंची। वहां मैंने दरवाजा खटखटाया। एक अमीर मालकिन बाहर आई। मैंने हाथ जोड़े, मुझे काम चाहिए, झाड़ू पोछा, बर्तन, मैं सब काम लेती हूँ, प्लीज मुझे काम दे दीजिए, मैं बहुत भूखी हूँ। उसने पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं स्वर्गीय संदीप चतुर्वेदी की पत्नी हूँ। यह सुनते ही उस औरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अच्छा, तो तुम हो वह मनहूस औरत। सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देख ली, मैं तुम्हारी अशुभ परछाई अपने घर पर नहीं पड़ने दे सकती। जाओ यहाँ से। और उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मुझे हर जगह से दुक्कार, गालियां और नफरत ही मिली। दोपहर पर भूख और प्यास से मेरा बुरा हाल हो चुका था। मैं हार कर एक सड़क के किनारे बरगद के पेड़ की छांव में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी सामने पे एक छोटे से घर का दरवाजा खुला और एक साधारण सी औरत बाहर आई। उसने अपना नाम शिल्पा बताया। वह गांव की एक दर्जी थी जो अकेली रहती थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो मीनाक्षी, मैं कोई अमीर औरत नहीं हूँ। मुझे घर की सफाई और खान के भारी कपड़े धोने के लिए किसी की मदद चाहिए। मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगी, बस गुजारा हो सकेगा। मैंने बेबसी से कहा, शिल्पा भाभी, मुझे पैसों की लालच नहीं है, मुझे बस 2 वक्त की सूखी रोटी दे दिया कीजिए। उन्होंने सिर हिला दिया। ठीक है, कल सुबह ठीक 6 बजे आ जाना। मुझे ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। शिल्पा भाभी के यहाँ काम करते हुए मुझे कई महीने बीत गए। काम बहुत भारी था। डिटर्जेंट के लगातार इस्तेमाल से मेरी उंगलियों की त्वचा फट चुकी थी, उनमें गहरे चीरे पड़ गए थे, लेकिन मैं उफ तक नहीं करती थी। शाम को जब मैं ढककर अपनी हवेली लौटती तो संदीप जी की तस्वीर से बातें करती और सो जाती। फिर आया वह भयानक बरसात का मौसम। एक रात बर्तन मांजते मांजते मुझे बहुत देर हो गई। बाहर तूफानी हवाएं चलने लगी थीं। मैं तेज कदमों से हवेली की तरफ भागी। जैसे ही मैं हवेली के अंदर पहुंची और दरवाजा बंद किया, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़कड़ाहट से वह पुरानी हवेली हिल रही थी। मैं अपने कमरे के एक कोने में सिमट कर बैठ गई। तभी मुझे दीवार से कुछ ईंटों के सनकने की आवाज आई। कमरे की मुख्य दीवार पर एक बहुत बड़ी दरार पड़ती जा रही थी। बारिश का पानी उस दरार के अंदर जा रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी दीवार का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर मेज के ऊपर गिर गया। चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। मैं पूरी रात उस ठंडे कोने में बैठी कांपती रही। सुबह जब बारिश रुकी तो रास्ता साफ करने के लिए मैंने भारी ईंटों और गीली मिट्टी को एक एक करके हटाना शुरू किया। मिट्टी हटाते हटाते अचानक मेरा हाथ किसी बहुत सख्त और बोल चीज से टकराया। मैंने वहां से ज्यादा मिट्टी हटाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई।
वहाँ मिट्टी का एक छोटा प्राचीन मटका दबा हुआ था, जिसका मुंह लाल मिट्टी की सील से पूरी तरह बंद था। मुझे तुरंत संदीप जी की एक बात याद आई जो उन्होंने मुझे एक रात बताई थी। मीनाक्षी, यह हवेली सालों पहले एक बेहद रईस जमींदार की हुआ करती थी। लोग कहते हैं कि जमींदार ने अपना कुछ खास धन कहीं छुपा दिया था जो डाकुओं को नहीं मिला। मैंने कांपती उंगलियों से उसके मुंह पर लगी पुरानी मिट्टी की सील को थोड़ा। मैंने मटके के अंदर हाथ डाला, लेकिन मेरी उंगलियों को किसी सोने चांदी के बजाय कुछ हुरबुरी चीज छुई। मैंने मटके को मेज कर उल्टा कर दिया। मटके से ढेर सारा पुराना सड़ा हुआ भूसा बाहर निकला। यह देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। मैं गुस्से के आवेश में चिल्लाई, मेरी तकदीर में तो सिर्फ यह धूल और भूसा ही लिखा है। मैंने उस मटके को पूरी ताकत से उस पुरानी लकड़ी की मेज के कोने पर दे मारा। मेज जोरदार रचनक की आवाज हुई। मिट्टी का वह मटका नीचे कट के फर्श पर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं झाड़ू उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकी, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। वह भूसा जो मटके के ऊपरी हिस्से में भरा हुआ था, वह बिखर चुका था और उस भूसे के नीचे मटके के केंद्र में छुपाए गए दर्जनों चमचमाते हुए सोने के प्राचीन सिक्के फर्श पर चमक रहे थे। वहां पूरे 50 सिक्के थे। पुराने जमाने के समझदार लोग डकैतों से अपने धन को बचाने के लिए मटके के नीचे सोना छुपाते थे, मगर ऊपर से भूसा भर देते थे। मेरी मायूस थी एक पल में परम आनंद में बदल गई। मैंने रोते हुए आसमान की तरफ हाथ उठाए। संदीप जी, आपने मेरी सुन ली। अगले ही दिन मैं वह सिक्कों की कोटली अपने सीने से छिपाकर सीधे शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास पहुंची। जौहरी ने जब उन प्राचीन और शुद्ध सोने के सिक्कों को देखा तो उसकी आंखें खटी की फटी रह गईं। उसने कानूनी औपचारिकताएं पूरी की और मुझे उन सिक्कों के बदले करोड़ों रुपए का चेक दिया। उस अकूत बालक ने मेरे अंदर घमंड पैदा नहीं किया, बल्कि मुझे अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की ताकत दी। मैंने शहर से बड़े आर्किटेक्ट और दर्जनों मजदूर दुलवाए। उस भूतिया खंडहर कहीं जाने वाली हवेली की मरम्मत का काम शुरू हुआ। टूटी दीवारें फिर से खड़ी की गईं, पक्की छतें डलीं, और जब उस हवेली पर बेहतरीन सफेद पेंट हुआ तो वह किसी राजमहल जैसी चमकने लगी। हवेली का काम पूरा होने के बाद मैंने वहां मीनाक्षी टेक्सटाइल्स के नाम से कपड़े का एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया। मेरी लगन और ईमानदारी के कारण मेरा कपड़ों का व्यापार देखते ही देखते पूरे जिले में मशहूर हो गया। मैं अब एक सफल बिजनेस वूमन बन चुकी थी। जो लोग मुझे दुत्कारते थे, अब वे मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे। लेकिन मेरे दिल में अभी भी वह कांटा चुभ रहा था जो मेरी सास ने मुझे दिया था, मेरे पति संदीप जी की वह पेंशन जिसे वह धोखे से हड़प कर बैठी थी। मुझे वह वापस चाहिए थी, पैसों के लिए नहीं, बल्कि संदीप जी के सम्मान के लिए। मैंने शहर के सबसे काबिल वकील को नियुक्त किया। मैंने अदालत में अपनी सास और ननंद के खिलाफ धोखाधड़ी और पति की पेंशन को अनैध रूप से हड़पने का मुकदमा दायर कर दिया। जब पुलिस की गाड़ी मेरी सास के घर पहुंचे तो पूरे मोहल्ले में तमाशा खड़ा हो गया। अदालत ने जब मेरी सास से पिछले कई महीनों में वसूल की गई पेंशन की रकम का पूरा हिसाब और भारी जुर्माना मांगा तो उनके होश उड़ गए। उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। कानूनी शिकंजे और जेल जाने के डर से वे बुरी तरह कांपने लगी। आखिरकार उन्हें अदालत में रोते हुए सारे कागजात मुझे वापस सौंपने पड़े और लिखित में माफी मांगनी पड़ी। यह मेरी सच्चाई की जीत थी। कुदरत का इंसाफ बहुत सटीक होता है। कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। मेरी सास के घर में एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो चुका था। उनका वह अय्याश दामाद आशीष जो देहरादून में रहता था, वह अब पूरी तरह मेरी सास के घर पर कब्जा करके जम चुका था। जब उसे पता चला कि मेरी सास के हाथ से वह सरकारी पेंशन हमेशा के लिए निकल चुकी है, तो उसका असली रंग सामने आ गया। वह मेरी सास पर दबाव बनाने लगा कि वह यह पिस्टैनी मकान भी बेचकर पैसे उसके नाम कर दे। मेरी ननंद कामिनी ने जब अपने पति के इस लालच का विरोध किया तो बात मारपीट तक पहुंच गई। उस जालिम इंसान ने गुस्से में आकर समियाम मोहल्ले के सामने मेरी ननंद को तलाक का कागज थमा दिया। इतना ही नहीं,
उसने चालाकी से पहले ही कुछ फर्जी कागजातों पर मेरी अनपढ़ सास के अंगूठे लगवा लिए थे, जिसके बल पर उसने उस मकान को बेच दिया और एक सुबह मेरी सास और ननंद का सारा सामान उठाकर बाहर सड़क की धुन में फेंक दिया। आज वे दोनों माँ बेटी ठीक उसी तरह सड़क पर बेसहारा खड़ी थी, रो रही थी, जैसे कुछ समय पहले उन्होंने मुझे भूखे पेट धक्के देकर निकाला था। एक शाम जब मैं अपनी हवेली के दफ्तर में बैठी थी तो मेरी नौकरानी दौड़ती हुई अंदर आई। मालकिन, बाहर दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत और एक लड़की आई हैं। उनके कपड़े फटे हैं और वे आपसे मिलने की भीख मांग रही हैं। वे गंभीर कदमों से बाहर मुख्य दरवाजे पर पहुंची। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने मेरी सास देवकी देवी और मेरी ननंद कामिनी खड़ी थी। दोनों की हालत किसी सड़क की दिखारी से भी बदतर थी। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, मेरी सास रोती हुई सीधे मेरे पैरों में गिर पड़ी। उसने मेरे पैर पकड़ लिए। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं पापी हूँ। मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया, तुझे भूखा रखा, इस खौफनाक हवेली में भेजा। मेरे उसी पाप की सजा आज मुझे मिल गई। मेरे चहेते दामाद ने हमें लूटकर सड़क पर छोड़ दिया। भगवान के लिए हमें शरण दे बहू। ननंद कामिनी भी हाथ जोड़कर रोने लगी। भाभी, मुझे माफ कर दो, हमें अपने घर के किसी कोने में रहने की जगह दे दो। उन्हें इस दयनीय हाल में देखकर मेरे अंदर का सारा पुराना गुस्सा एक पल में पिघल कर बह गया। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं इनसे बदला लूं, इन्हें भी उसी तरह दुत्कार दूं। लेकिन तभी मुझे अचानक अपने पति संदीप जी का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ गया। वह अपनी माँ और बहन से कितनी बेपनाह मोहब्बत करते थे। अगर आज संदीप जी जिंदा होते और अपनी माँ बहन को इस हाल में देखते तो उनकी आत्मा रो पड़ती। संदीप जी की मोहब्बत को कैसे बदनाम होने दे सकती थी। संदीप जी का प्यार मेरे अंदर नफरत को पनपने नहीं दे सकता था। मैंने तुरंत झुककर अपनी सास को अपने हाथों से उठाया और अपनी रोती हुई ननंद कामिनी को गले से लगा लिया। मैंने कहा, माँ जी, आप शर्मिंदा मत होइए। आप मेरे पूजनीय पति संदीप जी की माँ हैं। यह घर, यह हवेली जितनी मेरी है उतना ही आप सबका भी है। मैं आपसे बदला लेकर आप जैसी छोटी नहीं बनना चाहती। संदीप जी का प्यार मुझे किसी से नफरत करना नहीं सिखाती। आप आज से इस घर की मालकिन हैं। वे दोनों मेरी इस महानता को देखकर अवाक रह गई। उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। मैं उन्हें पूरे सम्मान के साथ हवेली के अंदर ले गई और खुद अपने हाथों से उनके लिए गरम खाना परोसा। दिन बीतते गए। दोनों माँ बेटी का अहंकार अब पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था। ये दिन रात अपनी पुरानी गलतियों के लिए मुझसे माफी मांगती और हवेली के कामों में मेरा हाथ बढ़ाने लगी। वे अब मुझे बहू नहीं बल्कि इस घर की लक्ष्मी मानती थी। मैंने अपनी जिंदगी में दोबारा कभी शादी न करने का फैसला किया था, क्योंकि मेरे दिल में संदीप जी का स्थान अमर था। मेरे पास अब बहुत धन था, लेकिन मुझे उस धन को सिर्फ अपने ऐशो आराम पर खर्च नहीं करना था। मैंने अपनी हवेली से सटी हुई जमीन खरीदी और वहां अपने पैसों से एक बहुत बड़ा संदीप चतुर्वेदी स्मृति अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम बनवाया। आज उस अनाथ आश्रम में सैकड़ों ऐसे बेसहारा बच्चे रहते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपना सारा दिन उन बच्चों के बीच बिताती हूँ। जब वे नन्हे मुन्ने बच्चे बढ़कर आते हैं और मुझे माँ कहकर बाले लगा लेते हैं तो मुझे महसूस होता है कि मेरी सुनी बोध का कलंक पूरी तरह भर गया है। मुझे मेरी ममता का असली संसार मिल गया है। मेरी सास देवकी देवी कब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन उनका मन अब बिल्कुल शुद्ध है। मेरी ननंद कामिनी अब मेरे साथ इस अनाथ आश्रम के सेवा कार्य में दिन रात जुटी रहती है। मेरी सास अक्सर शाम के समय आश्रम के बच्चों को इकट्ठा करके संदीप जी की ईमानदारी और हमारी मोहब्बत की कहानियां सुनाती हैं। कभी कभी जब मैं काम के सिलसिले में उनके पास से गुजरती हूँ तो वह मेरा हाथ अपने हाथों में लेती हैं और कहती हैं, बेटी मीनाक्षी, तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं हो, तुम तो साक्षात फरिश्ता हो। आज मेरा जुल्म और मेरा अहंकार बुरी तरह हार गया और तुम्हारा सब्र, तुम्हारा सुहार्द और तुम्हारा सच्चा प्यार जीत गया। मैं बस धीरे से मुस्कुरा देती हूँ और ऊपर खुले नीले आसमान की तरफ देखती हूँ। उन सफेद बादलों के बीच मुझे मेरे पति संदीप जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा साफ दिखाई देता है। उनकी आंखों में मेरे लिए वही पुराना असीम प्यार होता है। हवा की धीमी सी सरसराहट
मेरे कानों में गूंजती है, जैसे वह कह रहे हों, मुझे तुम पर नाज है मीनाक्षी, तुम मेरी मुकम्मल मोहब्बत हो। मेरी दास्तान अब मुकम्मल हो चुकी थी। जहां नफरत हार चुकी थी और प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका था।